Honorable Vice Chancellor Dr. Jagdish Kumar ji, Professor V. Sujata, Professor Amit Sharma ji, and young Basil Philip, who put the concept note before us, and this wonderful audience on a bad Monday morning after such a long weekend break. Friends, all the speakers before me have only spoken in English, but I don't know whether it is compulsory to speak only in English here. So I may break into Hindustani time to time, because Hindustani cinema is the field I come from, and perhaps I am more habitual of expressing myself in the language in which I write the dialogues of my films, that is Hindustani. तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं थोड़ा बहुत हिंदी और हिंदुस्तानी में बोलूं बीच में? चलेगा ना? बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू. दोस्तों, जैसा कि प्रोफेसर शर्मा ने आपको बताया कि यहाँ पे केतन मेहता को होना था, और मैं तो दूसरे सेशन में बोलने वाला था आफ्टरनून में, लेकिन अचानक मुझे यहाँ पे केतन मेहता की जगह लाके खड़ा कर दिया गया. केतन का जहाज छूट गया, और it's very difficult to walk into Ketan's shoes. Not only that he has very large shoes, but also a very large footprint of cinema. The man who has made films like Bhavani Bhavai and even at this age, who is trying to break the mountains. उनकी आखिरी फिल्म थी, आपको मालूम है, दशरथ मांझी पे. तो अभी भी वो अपनी तरह से आज के बदलते हुए माहौल में, आज के उस माहौल में जहां, जैसा डॉक्टर शर्मा ने कहा कि डॉलर सिनेमा डोमिनेट कर रहा है, केतन अभी भी जिन पहाड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जैसे माउंटेन मैन के आगे मुझे खड़ा करना. लेकिन अचानक, क्योंकि मैं यहां शायद मैं मौजूद था, हालांकि मुझे मालूम है कि इस हॉल में ऐसे बहुत से लोग हैं who deserve more to be here, standing here at this inaugural session. मेरे अपने लखनऊ शहर के कौल साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने सिनेमा पे इतना लिखा है, इतना अध्ययन किया हुआ है. प्रोफेसर मनमोहन चड्ढा साहब हैं, FTII के बहुत सीनियर, जो मेरे सामने मौजूद हैं यहां पे. मेरे दोस्त रवि कांत जी CSDS से, वो थोड़ा देर से आए, वरना आई एम श्योर कि मुझे यहां खड़े होने का मौका नहीं मिलता. और CBFC से एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट वाणी त्रिपाठी यहां बैठी हुई हैं, शायद उनको यहां होना चाहिए था, लेकिन मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य पता नहीं क्या, वो भी लेट आई थोड़ा सा, तो मुझे यहां पे खड़ा कर दिया गया, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट आस्क एंड अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. शायद एक वजह मेरे यहां बुलाने की यह भी हो सकती है, केतन की गैर मौजूदगी में, कि यहां पूरे हॉल में मौजूद लोगों पे मैं नजर डाल रहा था. There is nobody as heavy as Atul Tiwari. I am only talking about the weight. मेरा नाम भी अतुल है और मैं काफी अतुल हूं भी. वैसी तुलाएं बहुत कम बनी हैं जो टूट ना जाए मेरा वजन लेते हुए. तो अक्सर जब मैं खड़ा होता हूं वजन की मशीन पे, तो कार्ड कहता है कि 2 लोग एक साथ ना खड़े हों. तो शायद इसलिए मुझे यहां बुला लिया गया हो, या इसलिए बुला लिया गया हो कि JNU जैसी जगह में इतने इल्मी लोगों के बीच में शायद मैं ही एक फिल्मी आदमी था, इसलिए मुझे बुला लिया गया हो. Or maybe because in largely a crowd consisting of the people, those who analyze cinema, I was the one who synthesized films and cinema. So I was trying to reason to myself why I was suddenly called in place of Ketan. Perhaps these are the reasons I could give to myself. और मैंने कहा चलो भैया खड़े हो जाओ, अब जो जिम्मेदारी दी गई उसको निभा लो. तो मैं यहां आपके सामने हूं, और अब आपको मुझे बर्दाश्त तो झेलना पड़ेगा इस इनॉग्रल सेशन में दोस्तों. But I am very happy that in a university like JNU, in the Institute of Center for Study of Social Studies, as Dr. Sujata put it, not only the sociology but the social anthropology of cinema
is studied and taught and discussed, and these kind of seminars are held. जैसा प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि सिनेमा हमारे देश में सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, एक इंडस्ट्री भी है और एक ऐसी चीज भी है जो कि हमारी सोशियो पॉलिटिकल सोच को शायद बदलने का मादा भी रखती है। बदलती है या नहीं बदलती है मुझे पता नहीं है, लेकिन मादा डेफिनेटली रखती है। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि सिनेमा is perhaps not our need as it was because of the other kind of psychological angst in Europe, and he said it so eloquently about Europe and India. He said that perhaps it's not our need because it's and he said that it's the celebration for us, which is a part of our lives. But I think, Dr. Sahab, even celebrations are a very important need of the humankinds. मुझे पता नहीं कि बंदर सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अगर सेलिब्रेट ना करें और वक्तों को सेलिब्रेशन से और उत्सवों से और इस तरह की तिथियों से बांटे नहीं, तो शायद इस अकाल खंड के साथ में जीना हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेलिब्रेशन भी मुझे लगता है ह्यूमन नीड है, और शायद सिनेमा हमारी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा सिनेमा सेलिब्रेटरी मोड में होता है, गाने बजाने के मोड में भी होता है, बात करने के साथ साथ, तो शायद वो भी हमारी एक इंपॉर्टेंट नीड है। आपने भाषाओं के बारे में बहुत खूबसूरत बात कही कि जब तक साइलेंट सिनेमा था वो भारतीय सिनेमा था, भाषाओं ने आके सिनेमा को बांट दिया और बाद में शायद वो नेशनलिस्ट फोर्सेस थे, वो गांधी जी थे जिन्होंने हिंदुस्तानी प्रचारणी सभा बनाई थी, वो गांधी जी थे जिन्होंने सन 21 की अहमदाबाद की पहली कॉन्फ्रेंस में जब वो उभर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें कि सरदार पटेल पहली बार रिसेप्शन कमेटी के सेक्रेटरी थे, और जहां पहली बार 3 चीजें तय हुई थी, तब तक कांग्रेस पार्टी में लोग सूट बूट पहन के आते थे, कुर्सियों में बैठते थे। 1921 का पहला सेशन था कांग्रेस का, जबकि पहली बार खादी की चादरें बिछी थी और पहली बार नेता और जनता दोनों जमीन पे बैठे थे, वो तक्के गद्दियां लगा करके, और वो मुंशी वाली डेस्क लेके जिसमें अभी तक बेचारी सोनिया गांधी को बैठना पड़ता है। तो ये तब्दीली जो कांग्रेस के न सिर्फ आउटलुक में बल्कि पूरे रंग ढंग में, रहन सहन में आई थी, वो गांधी जी की 1921 की कांग्रेस से आई थी। और उसमें 3 चीजें और गांधी जी ने हमको दी थी उस समय, एक तिरंगा, एक खादी और एक हिंदुस्तानी, हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी एज द लिंक लैंग्वेज फॉर इंडिया। लेकिन तब भी उस समय भी सिनेमा साइलेंट था 21 में। 31 में जब सिनेमा ने बोलना शुरू किया, तो मुझे लगता है आपकी बात सही है कि भाषा ने सिनेमा को बांटा, और जो बहुत से, जिनका बहुत अच्छे नाम आपने जो लिया, एस.एस. वासन से लेकर के और वी शांताराम तक, 30s के लोगों के, जिन्होंने हिंदी में फिल्में बनाई, उसमें मुझे नहीं लगता कि सिर्फ राष्ट्रीयता ही एक प्रश्न था हिंदुस्तानी को अपनाने का, बल्कि एक व्यापारिक दृष्टिकोण भी था, बिकॉज हिंदुस्तानी हैड द लार्जेस्ट फुटप्रिंट इन दिस multilingual, multicultural called India. And that's why even before him and even from the 19th century when the Parsi theatre came into the existence, the Parsi theatre companies which came from Gujarat largely, owned by the Parsis and the Gujaratis, were performing language with Hindustani, because Hindustani could be understood right from Kashmir to Mysore at least, if not deeper down south. So perhaps you could be right, perhaps I could be right, but I just wanted to join the debate because you have laid down the rules of the debate from the day one and from the point one itself, and thank you for doing that, Dr. Saab. Anyway, we will be debating 3 days are dedicated to these 3 things. हमारे वाइस चांसलर साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, जो लोग नहीं आए थे उन्होंने बात की, because he is a man of sciences, he is from the IIT Delhi as you all know, and he said, he asked a very pertinent question that why Indian filmmakers have not been looking at the science fiction as a genre. Very minuscule number of films which may be counted on one hand have come which deal with the issue of science fiction. Whereas in the West we have seen that the genre of science fiction has been a very important genre. We have seen that how science fiction films have given a direction to the science society, like the science fiction literature itself does, like the dreams of the scientists themselves do. They perhaps dream of something and then that dream becomes a reality. You dream of flying first, then you grow wings, and then you make an aircraft, and then you find something else to fly with. Unless you have the dream to do that, why should you suddenly be making wings? What for? So this dream, and especially when we are talking about a university which is
named after Jawaharlal Nehru, who talk about the scientific temper, and scientific temper was not only talked about by Jawaharlal, but also was made a part of the 11 duties of the Indian citizens. When the Constitution talks about the duties of the Indian citizens, one of the duties is to make this scientific temper. But still, Indian films have been shying away from this. I don't know what has been the reason in the past, but today it is becoming, the science fiction, I am sure, is becoming even more difficult a reality for Indian cinema in a country where science itself is becoming a fiction. I don't know whether it was a deliberate thing or not, why the venue of the last Congress, Science Congress I'm talking about, was chosen to be Bombay and Bombay University. And we saw that how growingly the science was turned out to be a fiction, more fiction than science fiction itself. You know what I'm talking about. You all know what I'm talking about. आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो ऐसे ही फिल्म में कुछ करता हूँ. तो खैर, तो Dr. Sahab, this is a country where, as I said, that the science itself is made out to be a fiction. In this country, science fiction films का होना बड़ा मुश्किल है. But very interestingly, you were talking about the aliens coming down to this earth and showing us the way. I can only think of my friend Rajkumar Hirani's film PK, where an alien comes and if not shows us the future, shows us the mirror in the present. And that was a very interesting use of the alien, the most interesting use of an alien I have seen anywhere in the world cinema, including all the cliches and all the Western films and all the Arnold Schwarzeneggers put together. So if what PK did to show us a mirror in this country full of Bhagwans and the agents and the dalals of the Bhagwans of all kinds, जो काम पीके ने किया वो जबरदस्त काम किया. और मजे की बात है कि इस देश में जहां पीके के खिलाफ एजिटेशंस हुए, जहां हम लोग इतने भगवानों को मानते हैं, शायद ही कोई ऐसा आदमी होता होगा जिसका एक न कोई बाबा ना होता हो, एक न कोई स्पिरिचुअल गुरु ना होता हो. उस देश ने पीके को इस देश की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म भी बनाया. There are interesting paradoxes in this country. In this country of 33 crore gods and goddesses, ours, when we passed it in the November of 1949, ours, apart from the Soviet constitution, which was a Marxist country, ours was the only constitution which had no place for a god in it. All the Americans and the Britishers and the Germans and the Swiss and the South Africans, all the constitutions I'm referring to, who were referred to when we were making our constitution, start with the name of the God. But India constitution was the only thing where God was voted out in the Constitution Assembly, despite every being so God-fearing, etc., etc. So there are interesting paradoxes in this country. In this country where everybody has a Babaji to bow to every morning before we go to work, this country makes a film like PK the biggest success in this country. So that's a very fascinating country, and that's why I'm so happy that the Center for Study of Social Systems is the first institute in this country which has been studying and teaching the sociology and the social anthropology of cinema. Especially in a country like India, where cinema wields a very unusual influence. And when I'm talking about the unusual influence of the cinema, I'm not talking about cinema as a medium of entertainment and enlightenment. It wields perhaps more influence on us than it does anywhere in this whole globe, especially today when we are talking about Indian cinema in the global perspective. If you pick up the Times of India this morning, friends, if you don't get Times of India, pick up Hindustan Times this morning. It doesn't matter. You will see there are more column centimeters dedicated to cinema and films than it will be in a New York Times of this morning. Or pick up any other German paper or a French paper, pick up Le Monde, pick up whatever you want to do. But जितना टाइम्स ऑफ इंडिया ने और जितना दैनिक जागरण ने लिखा होगा सिनेमा के बारे में, जितने कलर पेजेस,
जितने कॉलम सेंटीमीटर सिनेमा को डेडिकेट किए होंगे उतना आज की तारीख में दुनिया के शायद 3-4 पेपरों ने मिलकर नहीं किए होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में तो शायद आपको सेक्शन नंबर एफ में कुछ एक पेज मिल जाए तो मिल जाए, दैट टू मे बी ऑन अ सैटरडे और संडे, बट नॉट एवरी डे। इज दिस स्टिल वर्किंग? ओके, गुड। But in India, you will see this is the unproportional influence that Indian cinema wields on our lives. There are more colored pages dedicated to it. Look at the television. Switch on the 400 plus channels that we have today. And you will see that forget about the entertainment channels. Even the news channels on Saturdays and Sundays will be full of only news of cinema. And that news will not be about the grammar of cinema. That news will not be about the business of cinema. That news will not be about, as you said, the sociological study of cinema. But that news will be about the gossip of cinema. That actress said, मैं अपने बच्चे को खुद दूध पिलाऊंगी जो पैदा होने वाला है, कैटरीना कैफ ने कहा। अरे भाई, हर हिंदुस्तानी में अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें तो ऐसा खास क्या करने जा रही है जिसको अखबार में छपना चाहिए? लेकिन अखबार में छपेगा कि कैटरीना कैफ अपने होने वाले बच्चे को खुद दूध पिलाएगी, क्योंकि आजकल तो ऐड भी आने लगे कि स्तनपान कितनी अच्छी चीज होती है। अरे जब ऐड नहीं आते थे तब भी हिंदुस्तानी मां वही काम करती थी। फलाने ने कहा कि टू गेट इनटू दैट रोल आई एम मेकिंग माई 6 एप्स। व्हाट इज न्यू? इफ यू आर एन एक्टर, भरत मुनि कब के कह गए कि आंगिक, वाचिक, सात्विक आहार है सब तुमको तैयार करना पड़ेगा। तो अगर आंगिक में तुमको 6 पैक्स बनाने तो तैयार करो, उसमें नया क्या है? और उसमें ऐसी क्या बड़ी चीज है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया को एक हेडलाइन देनी चाहिए? लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया हेडलाइन देगा। टाइम्स ऑफ इंडिया हेडलाइन देगा क्योंकि हम और आप उसको पढ़ना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए भी हेडलाइन देगा क्योंकि हेडलाइन देने के उसके थोड़े से और पैसे भी उसको मिलेंगे, वो एक अलग बात है। कॉल साहब विल टेल यू हाउ द पेपर्स वर्क दीस डेज। सो कुल मिला के अगर मैं आपसे एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं दोस्तों, cinema and television put together in India is an industry hardly of 85,000 crores annually only. Shoe industry, and I'm not only talking about the leather shoes, I'm also talking about the rubber ki chappals, which are very very popular in an institution like JNU. I have seen, and in all the IITs. Not that need to do it, perhaps it's a fashion statement here, because I have not seen any of the IIT student wearing the rubber ki chappal when they go for the campus placement interviews. They're wearing rubber ki chappal only till that day, till they are studying in the IIT. But the day they have to go to the campus placement interview, they'll be in very good polished shoes. So I don't know who they really are. Or they are schizophrenic people who are something else till this date, and after the date of the graduation they are somebody else. They are not like me, Atul Tiwari, who has been wearing a kulta pajama from his childhood till today. Whatever I am, whether I am in JNU, whether I am in IIT, whether I am in an American university or wherever I am, it doesn't matter. यार मैं कुर्ते पजामे वाला हूं तो वही रहूंगा, जो भाषा बोलता हूं वही बोलूंगा, मैं कैसे सडनली बदल सकता हूं? तो खैर, मैं बात कर रहा था कि रबड़ की चप्पल से लेकर के प्लास्टिक की चप्पलों से लेकर के लेदर शूज तक की जो इंडस्ट्री है वो करीब 1.5 लाख करोड़ की है। Forget about the cement industry, which goes into several lakh crores, and forget about the agrarian industry and economy, which goes into several thousand crores of rupees in India. But pick up the Times of India today and see how many column centimeters are dedicated to the agrarian economy news, to the shoe news, to the cement news. Maybe in the business columns, that too if an ACC has been amalgamated with some Lafarge. Maybe if very important statement has been made by Prime Minister yesterday about the agrarian economy. But what other news, what other gossip? Though there is so much to talk about in this country about so many other things which are important to life. डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, सिनेमा हमारी नीड नहीं है। मैं इनकी बात से पार्शली एग्री करता हूं कि बिना सिनेमा के हम मर नहीं जाएंगे। अगर किसी वजह से हमको सिनेमा नहीं दिखाया जाए 10 साल तक तो हम में से कोई मरेगा नहीं। शायद दिमाग थोड़ा कम हो जाए, मजा थोड़ा कम आए, लेकिन हम मरेंगे नहीं। बिना जूते के हम चलेंगे तो हम मर सकते हैं। हम मर सकते हैं बहुत सारी डिजीजों से, हम मर सकते हैं कांटों से, हम मर सकते हैं बहुत सारी चोट से।
लेकिन उसके बारे में हम कितना ध्यान देती है हमारी सोसाइटी और सिनेमा के बारे में कितना ध्यान देती है हमारी सोसाइटी, दिस इज वेरी अनप्रपोर्शनल एंड दैट शॉक्स मी। एक और स्टैटिस्टिक्स अगर मैं आपके साथ करूं दोस्तों, शेयर करूं, हमारे 800 कुछ जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, उसमें आप फिल्म वालों की संख्या पे अगर गौर करें तो आपको बड़ा मजा आएगा। कितने मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फिल्मी इंडस्ट्री से आते हैं। और अगर एक चीज मैं आपसे शेयर करूं कि जुहू इन बॉम्बे इज वन प्रिसिंक्ट, इज वन बरो, इज वन मोहल्ला which has the dense most organic population of members of the parliament. Forget about the Lutyens Delhi जहां उनको किराए का मकान मिलता है 5 साल के लिए, वो तो मजबूरी है कि उनको वहां रहना पड़ता है। हालांकि बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत मजबूरी है कि लुटियंस दिल्ली में उनको घर मिलता है रहने के लिए। लेकिन जितने मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जुहू के 2 स्क्वायर किलोमीटर से आते हैं, उतने हिंदुस्तान में कहीं से नहीं आते हैं। बिकॉज एक बेचारे एमपी को सालेम से आना पड़ता है, एक को चेन्नई से आना पड़ता है, एक को गोरखपुर से आना पड़ता है, एक को फैजाबाद से आना पड़ता है, एक को महसाना से आना पड़ता है, एक को कुपवाड़ा से आना पड़ता है, और उस कुपवाड़ा में एक ही एमपी होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जुहू के 2 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप मैं एमपी की संख्या बढ़ना शुरू करूं और अलग अलग पार्टी की, तो आपको जो है वहां पे अमिताभ बच्चन की पत्नी भी मिल जाएंगी, आपको राज बब्बर साहब भी मिल जाएंगे, आपको शत्रुघ्न सिन्हा भी मिल जाएंगे, आपको जावेद अख्तर साहब भी मिल जाते 2 महीने पहले तक, आपको हेमा मालिनी भी मिल जाएंगी, और बाकी सारे एमपीज के नाम आप यहां पे बैठी हैं मेरी दोस्त, आप वाणी त्रिपाठी से पूछ सकते हैं। हाउ कम देयर आर सो मेनी एमपीज फ्रॉम 1 स्क्वायर किलोमीटर यार? ऐसा क्या उखाड़ लिया है इस फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कि सारी पॉलिटिकल सेंस उन्हीं के पास आ गई है कि पार्लियामेंट में जाके वही डिबेट करेंगे, बाकी कोई नहीं आ सकता उसमें। सेलिब्रिटी के नाम पे क्या पॉलिटिकल सेंस है इनमें से बहुत से लोगों में, धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं बहुत से लोग, वही एक अलग बात है। लेकिन यूजुअली तमिलनाडु की बात थोड़ी सी छोड़ दीजिए, अन्नादुरई एंड कलिंगार, Mr. M. Karunanidhi were first political activists who later on, because of their good speaking prowess, their speeches in the DK, Dravid Kadagam parties, were already sold as the discs for the people to listen to. Later on they came into the field of politics. They were called as dialogue writers for their rhetoric. Later on they got absorbed in the field of politics. Later on they became something else. So Tamil Nadu is a little bit of an exception. Forget about I'm not going to talk about the present dispensation of the Tamil Nadu things. Here, as in Hindi they say, there is a saying कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। तो अगर पॉलिटिक्स में रहोगे बहुत दिनों तक तो पॉलिटिक्स भी सीख जाओगे, बहुत से लोग सीख जाते हैं। And I'm very proud that my senior from National School of Drama, Mr. Raj Babbar, has been made a head of the largest state's Congress committee. Not because it's Congress committee and all that, because he's from my institute and he's again a example of a star going to this kind of a powerful position in politics, and not just an MP and not just as something else. I may not agree with his politics, but I'm just stating these facts to you. तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस जो वील्ड करता है हमारा हिंदी सिनेमा, हमारा सो कॉल्ड न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि और भी सिनेमा, वो एक बड़ी अनप्रपोर्शन सी थिंग है। और हमारे, अगर आप फिल्म के काम में हैं तो न सिर्फ फिल्म के बारे में, बल्कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस के बारे में, क्रिकेट हो रहे हैं तो क्रिकेट के बारे में, हर चीज, ओलंपिक्स हो रहे हैं तो ओलंपिक के बारे में, हर चीज के आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, और हर चीज के बारे में आप दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी होते हैं। कम से कम हिंदुस्तान के तो सबसे अक्लमंद आदमी होते ही हैं, और आपसे ही सब प्रेस जाके पूछता है, सर कल वो दीपा करमरकर है, आपका क्या कहना है उसके जिम्नास्टिक के बारे में? अरे बेचारा क्या जाने जिम्नास्टिक के बारे में, लेकिन उसी से पूछा जाएगा क्योंकि उसका नाम जो है वो कोई एक हेमा मालिनी है, या उसका नाम कोई एक जयप्रदा है, या उसका नाम कोई कुछ और भी है। Those who had never seen how does a gymnastic rink look like. I should have been very happy with this kind of undue attention that we people we get, because I'm a member of the same community, same fraternity. But I'm not, because before being a part of the tribe called Bollywood, in lack of any other word, or Indian cinema makers tribe, I am first a citizen of India. And a citizen of India, I better be concerned
about anything if it starts wielding unproportional influence on our lives. And I'm sure that an institute like this and a seminar like this is the place where we can also question these things, that why and how it does. How much responsibility is showed towards the political thinking or the political correctness or the political awareness when it comes to making the films which make them so popular that they are projected to the parliaments. But suddenly in the parliament, they'll become political, not in their work. That somehow pains me, that somehow shocks me, despite the fact that I should be very happy. कि हम तो थोड़ा भी करेंगे तो हम तो अखबार में छप जाएंगे. मैंने तो एक 3 सेकंड का रोल किया था 3 इडियट्स में. उसने मुझे ज्यादा नाम दिला दिया. जो 30 फिल्में मैंने लिखी थी उसने मुझे उतना नाम दुनिया में नहीं दिलाया था. उतनी पहचान मुझे उन्होंने दुनिया में नहीं दिलाई थी. तो आई शुड बी वेरी हैप्पी एट द पावर ऑफ दिस सिनेमा. 3 सेकंड का काम कर लो तो इतनी ताकत मिल जाती है कि एयरप्लेन में पायलट आपको अपग्रेड कर देता है. आपको इकोनॉमी में चलना ही नहीं पड़ता है. आप तो इकोनॉमी का टिकट खरीदते हैं और आप उसके बाद में बिजनेस क्लास में चलते हैं. वाह, बॉलीवुड इज वेरी गुड थिंग, लवली, वंडरफुल. बट आई एम फर्स्ट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, and as a citizen that frightens me, as a fit citizen that makes me think. And I'm sure that many of these questions have also been with you people when you talk about the social anthropology and study Indian cinema as that. Doston, there's a word in English called rationality. The root word of rationality comes from a Greek word which stands for ratio. Ratio is proportion. And you cannot be rational because having correct ratios in your life. And the ratio of the influence of cinema on our society is too big, is too dangerous, is too questionable. And we'll have to question this ratio, otherwise we may also lose our rationality, because rationality is a product of ratio. This is the question I would like to raise today in this inaugural session, where fortunately / unfortunately I have been made to stand, and I don't know whether I have made much sense or not, but I'm sure the 3 days that I'm going to spend here are definitely going to make more sense to me of this beast called Indian cinema. Thank you very much, friends.